पिछली क्लास के अंदर हमारे ग्रामीण शासन की बात हो गई और हम स्थानीय स्वशासन की चर्चा कर रहे थे और पंचायती राज वाला मैटर पूरा हो गया था। आज हम चर्चा कर लेते हैं नगरीय शासन की। थोड़ा सा जो पार्ट शेष बचा था हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसको आप नगरीय शासन कह सकते हैं। तुलनात्मक में हमने थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लिया था, फिर भी जान लेते हैं। नगरीय शासन है, इसको संवैधानिक जो मान्यता मिली है वो मिली है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? नगरीय शासन से संबंधित है। और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 92 में। और इसके जो लागू होने की तारीख है, 74वां संविधान है वो लागू हुआ था 1 जून 1993 को। हालांकि इनकी चर्चाएं पहले हुई है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है। और ये जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है वो 243। वो पंचायत राज में ख़त्म हुआ था और यहाँ पी से शुरू हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 पी से शुरू होकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक चलेगा। अगर इसमें हम विषयों की बात करते हैं तो नगरीय शासन को कुल 18 विषय दिए गए। नगरीय शासन को 18 विषय दिए गए और जो ग्रामीण था उसको 29 विषय दिए गए थे। अनुसूची की बात करें तो ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची वो पंचायती राज से संबंधित थी और 12वीं अनुसूची है वो नगरीय शासन से संबंधित है। ये तथ्यात्मक जानकारी हमारी पहले हो गई थी, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए। और इसके साथ जिस तरीके से पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय था, उसी तरीके से ये जो नगरीय शासन है, इस नगरीय शासन का ढांचा है वो भी त्रिस्तरीय ढांचा है। इसके भी 3 स्तर है। तो जिस तरीके से हमने पंचायती राज के ढांचे की तुलनात्मक चर्चा की थी, उसी तरीके से हम नगरीय शासन के ढांचे की भी तुलनात्मक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से याद भी हो जाए। सबसे जो निम्न स्तर है नगरीय शासन का वह नगर पालिका। सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नगर पालिका। नगरीय शासन का जो मध्यम स्तर है वह है नगर परिषद। नगर परिषद। और सबसे जो उच्च स्तर है वह है नगर निगम। ये 3 स्तर है नगरीय शासन के। सबसे निम्न वाला नगर पालिका हो गया, मध्यम के अंदर जो स्तर आता है वो नगर परिषद हो गया और जो उच्च स्तर आता है वो हो गया नगर निगम। अब अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं जनसंख्या। इनके जो गठन का आधार था जनसंख्या। कितनी जनसंख्या पर? जिस तरीके से 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन हो रहा था, तो नगर पालिका का गठन होगा वो कितनी जनसंख्या पर होगा? 20,000 की जनसंख्या। 20,000 की जनसंख्या पर किसका गठन किया जाएगा? नगर पालिका का गठन किया जाएगा। नगर परिषद के लिए जनसंख्या चाहिए 20,000 से 5 लाख के मध्य। 20,000 से 5 लाख के मध्य किसका गठन किया जाएगा? नगर परिषद का गठन किया जाएगा। और नगर निगम के लिए जो जनसंख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक जनसंख्या किसके लिए होनी चाहिए? नगर निगम के लिए होनी चाहिए। ये तो रहेगी जनसंख्या। इसके बाद चर्चा करते हैं अपन इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष और सदस्य लिख लेता हूं मैं इसके। अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होंगे? नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वो कहलाएंगे सभापति।
और सभापति के साथ होंगे उप सभापति, और उप सभापति के साथ होंगे पार्षद। जिस तरीके से ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच थे, उसी तरीके से इसके भी सदस्य हो गए। नगर परिषद का जो अध्यक्ष है, नगर परिषद के अध्यक्ष भी कहलाएंगे सभापति। सभापति के साथ होंगे उप सभापति, और उप सभापति के साथ सदस्य होंगे वो होंगे पार्षद। यहाँ पर तीनों जगह सदस्यों को पार्षद कहा जा रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर हम वार्ड पंच कह रहे थे, पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति के सदस्य, और जिला परिषद के अंदर जिला परिषद के सदस्य थे। उस जगह यहाँ पर तीनों जगह वो पार्षद कहला रहे हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं वो कहलाते हैं मेयर, उसको मेयर कह दो या महापौर कह दो। इनके साथ उप मेयर होंगे और इनके भी साथ होंगे वो होंगे पार्षद। ये तीनों जगह सदस्य होंगे। अब बात करते हैं चुनाव की। चुनाव को अपन दो भागों में बांट लेते हैं, या एक में चर्चा कर लेंगे साथ में, थोड़ा समझ लेना गहराई से। सभापति के चुनाव को मैं लिख लूँगा और आपको उप सभापति और पार्षद के चुनाव है वो याद रख लेने हैं। उप सभापति और पार्षद के जो है वो आपको याद रख लेना है। यहाँ पर अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, वो सभापति कहला रहे हैं। और नगर पालिका के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो होता है, भारत में चुनाव के दो ही तरीके हैं, या तो होंगे चुनाव प्रत्यक्ष और या चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जो सभापति है उनके चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष, जो अध्यक्ष है सभापति उनके चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष, उप सभापति इनके चुनाव भी होंगे अप्रत्यक्ष, और इसके साथ जो सदस्य है जिनको अपन क्या कह रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं, पार्षद के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष। वे प्रक्रिया कैसे चलती है, पार्षद के चुनाव सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष हो गए, और पार्षद अपने में से एक व्यक्ति को उपसभापति बना देते हैं और एक व्यक्ति को सभापति बना देते हैं। तो सभापति और उप सभापति के जो चुनाव हुए वो तो हो गए अप्रत्यक्ष, और पार्षद के चुनाव हुए वो हो गए प्रत्यक्ष। और ये प्रक्रिया अब सब जगह चल जाएगी। सभापति है, सभापति के चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, ठीक है। और पार्षद है, पार्षद के चुनाव किस प्रकार हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पार्षद अपने में से एक व्यक्ति को उपसभापति बना देंगे और अपने में से एक व्यक्ति को सभापति बना देंगे। यही चीज़ मेयर और महापौर में चलेगी। मेयर और महापौर के चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्षद है वो अपने में से एक व्यक्ति को बनाते हैं, और यहाँ पर जो पार्षद है उनके चुनाव हो जाएंगे प्रत्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव है वो तो यहाँ पर हो रहे हैं अप्रत्यक्ष, और जो सदस्य हैं उनके चुनाव हो रहे हैं प्रत्यक्ष। और सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, अध्यक्ष, और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते हैं। ये तो हो गए सदस्यों के चुनाव। सदस्यों के चुनाव के बाद हम ले लेते हैं सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी ये सारे राजनीतिक पद है, चुनाव के द्वारा आते हैं। गवर्नमेंट का कार्य यहाँ पर कौन करता है, तो नगर पालिका का जो सरकारी अधिकारी होगा उनका पद नाम होगा अधिशांशी अधिकारी। अधिशांशी अधिकारी। नगर परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, जो सरकारी अधिकारी होंगे वो कहलाएंगे आयुक्त, और जो नगर निगम के सरकारी अधिकारी होंगे वो कहलाएंगे नगर आयुक्त। नगर आयुक्त। इन तीनों स्तर पर ये व्यक्ति है वो सरकार के कार्य देखेंगे, सरकारी अधिकारी कहलाएंगे। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इनके त्याग पत्र की, कि अपना त्याग पत्र किसे देंगे। अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष और पार्षद है ये व्यक्ति किसको त्याग पत्र देंगे। ग्राम पंचायत के मामले में थोड़ा सा चेंजेस ये था कि ग्राम के जितने भी राजनीतिक अधिकारी, चाहे वार्ड पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, सारे के सारे पंचायत समिति के सरकारी अधिकारी बीडीओ को दे रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत ही सरल है, जो सभापति है उनको मैं लिख लेता हूँ। सभापति अपना जो त्याग पत्र देंगे वो देंगे सरकारी अधिकारी को। सरकारी अधिकारी को त्याग पत्र देंगे, यानी
नगर पालिका के सभापति को अपना त्याग पत्र देना है तो अधिशांसी अधिकारी को, यानी यहाँ के स्तर का जो सरकारी अधिकारी है उसको त्याग पत्र दे दिया जाएगा। ये अब सब जगह से हम चल जाएगा। अगर नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति अपना त्याग पत्र देगा तो वो भी सरकारी अधिकारी यानी आयुक्त को देगा, सरकारी अधिकारी यानी आयुक्त को देगा। अगर मेयर और महापौर के त्याग पत्र की बात करें तो वो नगर आयुक्त को देगा। यहाँ पर नगर आयुक्त सरकारी अधिकारी है। तो अध्यक्ष अपने त्याग पत्र देंगे तीनों जगह, वो तीनों जगह सरकारी अधिकारी को अपने त्याग पत्र दे देंगे। मेयर नगर आयुक्त को दे देगा, सभापति आयुक्त को दे देंगे, और इधर सभापति है वो अधिशांसी अधिकारी को दे देंगे। हम लोग तीनों जगह जो त्याग पत्र है वो सरकारी अध्यक्ष के द्वारा सरकारी अधिकारी को दिया जाएगा। अब उपाध्यक्ष और सदस्य बच गए, इधर उप मेयर और पार्षद है, ये अपना त्याग पत्र मेयर को दे देंगे और मेयर अपना त्याग पत्र है वो सरकारी अधिकारी को दे देगा। जिस तरीके से पंचायत समिति के अंदर चल रहा था और जिस तरीके से जिला परिषद में चल रहा है वही है। वो अध्यक्ष थे, अपना त्याग पत्र आगे राजनीतिक अधिकारी को दे रहे थे, सरकारी अधिकारी को। इसमें ऐसा नहीं है। पार्षद और उपसभापति सभापति को दे देंगे अपना त्याग पत्र, और सभापति है वो अपना त्याग पत्र आयुक्त को दे देगा, सरकारी अधिकारी को दे देंगे। यहाँ भी सेम चलेगा। पार्षद और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र दे देंगे और सभापति अपना त्याग पत्र है वो किसको दे देंगे, सरकारी अधिकारी को त्याग पत्र दे देंगे। तो ये त्याग पत्र की प्रक्रिया तो यहाँ बहुत ही सरल तरीके से संपादित हो गई है। त्याग पत्र के बाद अपन चर्चा कर लेते हैं बैठक की। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उनको तुलनात्मक दृष्टि से याद रख लो। आप जब नगरीय शासन पढ़ते हो तो उसकी ग्रामीण से तुलना कर लो, और जब आप ग्रामीण पढ़ते हो तो उसकी तुलना नगरीय से कर लो, ताकि दोनों की तुलना करेंगे तो आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। बैठक, यहाँ पर जो बैठक होगी, ग्राम पंचायत की बैठक 15 दिन में एक बार हो रही थी, पंचायत समिति की बैठक 1 माह में एक बार हो रही थी, जिला परिषद की 3 माह में एक बार हो रही थी। यहाँ पर जो भी बैठक होगी 2 माह में एक बार होगी प्रत्येक जगह। यहाँ भी 2 माह में एक बार बैठक होगी, और यहाँ भी जो बैठक होगी वो 2 माह में एक बार बैठक होगी। यानी यहाँ पर सब जगह जो बैठक का समय है वो 2 वर्ष निर्धारित किया, 2 माह निर्धारित किया गया। 2 माह के अंदर एक बैठक होना जरूरी है, तो 2 माह के अंदर एक बैठक होगी। बैठक के साथ हम चर्चा कर लेते हैं गणपूर्ति की। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब था किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, अगर ये संख्या मौजूद होगी तो बैठक है वो हमारी शुरू हो जाएगी। तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए, गणपूर्ति अपन ने पहले बताया स्थानीय शासन पूरा, चाहे वो नगरीय हो और चाहे ग्रामीण हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सब जगह जो गणपूर्ति है वो होगी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, यानी 3 में से 1 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। यही व्यवस्था अगर केंद्र और राज्य की बात करेंगे ना तो वहाँ जाकर के जो गणपूर्ति है वो 1/10 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो गणपूर्ति है वो सब जगह कितनी रहेगी, 1/3 सदस्य गणपूर्ति रहेगी। गणपूर्ति के साथ अपन चर्चा कर लेते हैं 3 चीजें यहाँ पर कॉमन है। एक गणपूर्ति कॉमन है, गणपूर्ति चाहे वो ग्रामीण और शहरी हो सब जगह 1/3 चलेगी। और इसके साथ कार्यकाल है वो भी कॉमन है, कार्यकाल भी सब जगह एक समान ही चलेगा, और आयु है वो भी सब जगह एक समान चलेगी। इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रख लेना और कॉमन याद कर लेना है। यहाँ पर जो गणपूर्ति 1/3, पंचायती राज में भी 1/3 थी। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल, यह कार्यकाल फिक्स होता है, वैसे भी 5 वर्ष निश्चित होता है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष माना जाता है, सभी का एक साथ ही खत्म होता है कार्यकाल। अगर कोई संस्था बीच अवधि के अंदर विघटित होती है तो वो शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। तो यहाँ सब जगह जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, कार्यकाल है वो सब जगह कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। और एक कॉमन चीज थी वो थी आयु। अधिकतम आयु का तो वैसे प्रावधान है नहीं, सब जगह न्यूनतम आयु का प्रावधान है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए सब जगह,
चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण स्थानीय शासन में सब जगह जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये लास्ट वाली जो 3 चीज़ें हैं, गणपूर्ति, कार्यकाल और आयु, ये सब जगह कॉमन चलती है, ठीक है। स्थानीय शासन के अंदर तीनों जगह एक समान ही रहेगी, इस गणपूर्ति के अनुसार बैठ के होगी। कुछ चर्चा इसके सिवाय जो हमारे स्थानीय शासन से संबंधित है उसकी हम कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रावधान और भी जो जोड़े गए हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। 2-4 चीज़ें और इसमें स्थानीय स्वशासन संबंधित बाकी रहेगी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो हम चर्चा कर लेते हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना। पद से हटाना, इनको किस प्रकार हटाया जा सकता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसका नाम होगा राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। वापस बुलाने का अधिकार। जिसको आप कह सकते हो राइट टू रिकॉल। बाईस नवंबर 2011 को ये प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव के तहत अगर किसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपन पद से हटाना चाहते हैं तो उसको पद से हटाया जा सकता है। करना क्या होगा, इनको पद से हटाने के लिए जो सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, उन 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव अगर 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है, 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान ही रखना है, यह प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। चुनाव के 2 वर्ष बाद ही लाया जाएगा, पहले लाना जाना संभव ही नहीं है। मतलब उनका चुनाव हो गया एक बार, तो चुनाव होने के जब तक 2 वर्ष का कार्यकाल नहीं हो जाता है उनका, तब तक ये प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद ये प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिस दिन प्रस्ताव पारित होगा उस दिन से उनको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव लाया कब जाएगा? 2 वर्ष के बाद ही प्रस्ताव लाया जाएगा, पहले लाया जाना संभव नहीं है। राजस्थान में ये लागू हुआ और 2011 में ही राजस्थान के 12 जिले के मांगरोल तहसील के सरपंच अशोक जैन के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। राजस्थान में एक प्रकार से ये प्रयोग भी हो चुका है और ये प्रस्ताव पारित हुआ था। अशोक जैन चुनाव हार गए थे, लेकिन जब वापस दोबारा चुनाव की बात आई तो अशोक जैन ने पुनः फॉर्म भरा और दोबारा चुनाव के अंदर वो पुनः जीत गए थे। तो एक प्रकार से ये पारित हो चुका है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस तरीके से हटाए जा सकते हैं। इसके साथ अपन चर्चा कर लेते हैं निर्योग्यता की। निर्योग्यता यानी इनका सदस्य कौन नहीं बन सकता, कौन व्यक्ति है जो नगरीय और ग्रामीण शासन के सदस्य बनने की योग्यता ही नहीं रखते हैं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखो, अगर नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होती है, नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर वो इनके चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है और चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति विधान मंडल या संसद का सदस्य बन जाता है और वो पहले से ग्रामीण शासन में या शहरी शासन के अंदर सदस्य है
और वो उसके बाद अगर विधानमंडल या संसद का सदस्य बन जाता है तो स्थानीय शासन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। स्थानीय शासन की सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब, जब वो पहले से किसी स्थानीय शासन का सदस्य है और वह संसद या विधानसभा का सदस्य बनता है तो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। और तीसरी चीज ध्यान में रखो, दो स्थानीय संस्थाओं का सदस्य एक साथ नहीं बन सकता। दो स्थानीय संस्थाओं का सदस्य एक साथ नहीं बन सकता। अगर वो ग्राम पंचायत का सदस्य है तो वो पंचायत समिति का सदस्य नहीं बन सकता, और अगर वो पंचायत समिति का सदस्य है तो वो जिला परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। और अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसकी पहले वाली जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक साथ दो स्थानीय संस्थाओं का सदस्य नहीं रह सकता। हालांकि 2-3 प्रावधान और है, लेकिन वो जानना जरूरी इसलिए नहीं है कि 2019 में इनको समाप्त कर दिया गया। जैसे 8 नवंबर 2014 को ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी के घर में शौचालय नहीं है तो वो व्यक्ति स्थानीय निकायों में किसी के लिए भी आवेदन भी नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ ये प्रावधान किया गया था कि अगर सरपंच है तो वो 8वीं पास, और प्रधान या जिला प्रमुख है तो उसके लिए 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान रखा गया था। 8 नवंबर 2014 को ये प्रावधान किया गया था, लेकिन 2019 में ये दोनों प्रावधान है वो वापस हटा दिए गए। वर्तमान में ये प्रावधान लागू है नहीं। तो ये 3 बातें इसमें ध्यान रख लो निर्योग्यता के संबंध में। निर्योग्यता के बाद अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरक्षण की। आरक्षण का मामला स्थानीय संस्थाओं में क्या है। आरक्षण की बात करें तो स्थानीय संस्थाओं के अंदर एसटी और एससी को उनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के अनुपात में एसटी और एससी के लिए पद आरक्षित रहेंगे, और ओबीसी और जनरल के लिए इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि 2008 में महिलाओं के लिए 50% जो पद है वो आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 50% पद है वो आरक्षित किए गए। तो यहाँ पर आरक्षण है वो एसटी और एससी को है, ओबीसी को इसमें कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है, और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चुनाव की। अपन ने चुनाव के 2 तरीके ये बताए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। चुनाव करवाता कौन है इस संबंध में अपनी कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो स्थानीय संस्थाओं के जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है वो होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है वो होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। और अगर कोई संस्था मध्य अवधि में विघटित होती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। विघटित संस्था के लिए 6 माह में चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं, और 6 माह के अंदर ये चुनाव करवाता है। संस्था अगर मध्य अवधि के अंदर विघटित हुई है तो जिस मध्य अवधि के अंदर विघटित हुई है और शेष जो समय अवधि बचती है, शेष समय अवधि के लिए वो कार्य करेगी। माना कि 2 साल के बाद संस्था विघटित हो गई तो पीछे 3 साल की जो अवधि बची है वो संस्था उस शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, पूरे 5 साल के लिए कार्य नहीं करेगी।